हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रगति एंड वंस अगेन वेलकम टू विरासत एकेडमी। मैं प्रगति आप सभी का विरासत एकेडमी में एक बार फिर से बहुत स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो चलिए हम एक बार आपका सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं कि हमने आपको क्या क्या पढ़ाया है। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको यूजी के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों का भी मैंने सिलेबस डिस्कशन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाइए और हमारे विरासत एकेडमी के प्लेलिस्ट पे आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, और हमारा अब ऐप भी आ गया है विरासत ऐप करके, तो आप जाइए प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करिए और उसमें आपके सारे टॉपिक्स के अलग अलग वीडियोस सारे टीचर्स के द्वारा बनाया जा रहा है बहुत ही मेहनत करके। तो आप प्लीज़ जाइए, उसे देखिए और सीखिए और अपनी मनपसंद कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में अपनी एक सीट ज़रूर से पक्की करिए और हमें फिर बताइए कि आपने कितना सक्सेस पाया। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अभी हम आपको बताएंगे कि हमने जो आपको क्या क्या एक्चुअल में कंप्लीट करा दिया है। एक चीज़ हमेशा मेरी आदत रही है कि हम जब भी स्टार्ट करते हैं पढ़ते टाइम, ठीक है, पढ़ते टाइम जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग हमेशा सिलेबस को देखते हैं, लेकिन जब पढ़ने के बाद जब हमारे नोट्स बन जाता है तो एक बार फिर से आप सिलेबस देखिए। इससे क्या होता है, दिमाग में आपको ये चीज़ें क्लियर होती है, अच्छा ये सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली है ना, कोई चीज़ हमारी छूटी तो नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखते हुए पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें भी बहुत अच्छे से क्लियर होगी और अगर कुछ छूट गया होगा तो आप उसे पढ़ लोगे। ठीक है, तो हाँ, हम आपको जो बच्चे अब पीजी का एग्ज़ाम देंगे यूटी पीजी के लिए, ठीक है, तो वो ग्रेजुएशन के पूरे कोर्स आने वाले हैं। ठीक है, और उसका जो कोड रहेगा आपका COQP10 रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सिलेबस डिस्कशन किया है। इसमें बच्चों बताया है कि द क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 75 क्वेश्चंस। ठीक है, 75 क्वेश्चंस रहेंगे। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, ठीक है, 75 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। ठीक है, जो सारे क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके विषय के ही नॉलेज से रहेंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इसमें एक चीज़ और है कि सभी क्वेश्चंस करना आपको इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस विल बी बाईलैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, दोनों ही द्विभाषी रहेगा, उसमें हिंदी भी रहेगा और आपको इंग्लिश भी दिया रहेगा। ठीक है, फिर आता है चलिए, तो हमारा जो मेन मोटो है यही है, इकोनॉमिक्स के सिलेबस को डिस्कशन करना। तो बच्चों, ये जो हम अब आपको डिस्कशन करने जा रहे हैं ये बेसिकली जो बच्चे पीजी का एग्जाम देंगे उनके लिए है। ठीक है, चलिए, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब आपका व्यष्टि अर्थ सॉरी समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ओके, ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, समष्टि का मतलब हो जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो हम आपका जो एक समग्र का अध्ययन करता है वो समष्टि होगा, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक, तो यहाँ पे देखो आप लोग कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कंज्यूमर थ्योरी एंड बिहेवियर, डिमांड यूटिलिटी। तो बच्चों, इसमें कंज्यूमर थ्योरी एंड बिहेवियर जो आपके यूजी के बच्चे जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उसमें मतलब यूज फॉर द यूजी स्टूडेंट, तो वो क्या करेंगे, क्लास 12 के सिलेबस को कंप्लीटली उनको पढ़ना है। तो उसमें आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो हमारे पीजी के स्टूडेंट हैं उनको यहाँ से स्टार्ट करना है डायरेक्ट आपका कंज्यूमर थ्योरी एंड बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पे उपभोक्ता का व्यवहार या उपभोक्ता का क्या सिद्धांत है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। दूसरी चीज़ें यहाँ पे क्या है, डिमांड क्या है, इसमें पढ़ना क्या है आपको, बेसिकली डिमांड क्या है।
ठीक है। तो डिमांड क्या है, इसको जानने के लिए हमने आपको बताया कि डिमांड शेड्यूल क्या है, ठीक है, डिमांड कर्व क्या है, डिमांड को फिर मेजर हम कैसे करते हैं, और यूटिलिटी सबसे पहले हमने आपको बताया है कि उपयोगिता क्या है, ठीक है। इसमें हमने आपको बताया है कि उपयोगिता क्या है, क्योंकि उपयोगिता के ही थ्रू जब हमने आपको मार्जिनल यूटिलिटी सीमांत उपयोगिता के बारे में बताया, उसी से हमने आपको डिमांड कर्व निकाला है, ठीक है। तो यूटिलिटी मतलब होता है उपयोगिता। उपयोगिता में आपको क्या क्या पढ़ना है कि उपयोगिता को हम किस तरह से मेजर करते हैं, ठीक है। गणनावाचक और क्रमवाचक, मतलब कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। ऑर्डिनल अप्रोच, उसके बाद आपको आता है, इसमें आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टोटल यूटिलिटी क्या है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ठीक है। इसमें आप पढ़ोगे टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इसको किस तरह से मेजर करते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद आप ये देखोगे कि यूटिलिटी के थ्रू हमारा डिमांड कैसे निकलता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी में आपके दो रूल है, एक गोसेन फर्स्ट लॉ, ठीक है, गोसेन का आपका फर्स्ट लॉ, और दूसरा हमने आपको बताया है कि सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है, सेकंड नियम क्या है, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये सारी चीज़ें हम आपके सिलेबस में देख रहे थे, मतलब क्वेश्चंस पेपर में, तो मैंने देखा कि ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं, लेकिन आपको एज सच कुछ बहुत अच्छे से क्लियर यहाँ पे लिखा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ते रहिए और पढ़ के ही आप एग्ज़ाम देने जाइए, ठीक है। इसमें ये सारी चीज़ें भी आपकी आएंगी कि फर्स्ट लॉ क्या है और उसमें सेकंड लॉ क्या है, ठीक है। और उसके बाद हम उसी के थ्रू फिर हमने शिफ्ट किया है डिमांड पे कि, तो इसमें आप क्या देखोगे कि मांग क्या है, ठीक है, काइंड्स ऑफ डिमांड क्या है, और उसके बाद हमने इसमें आपको इलास्टिसिटी भी पढ़ाई है। तो डिमांड में आपको क्या क्या पढ़ना है, डिमांड्स क्या है, ठीक है। उसके बाद इसके क्या क्या डिटर्मिनेंट है, ठीक है, डिटर्मिनेंट है किस तरह से होगा, काइंड्स ऑफ डिमांड क्या है, ठीक है, काइंड्स ऑफ डिमांड क्या है, और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इलास्टिसिटी में प्राइस इलास्टिसिटी में देख रही थी, वो आपको ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसा कोई क्रॉस इलास्टिसिटी या इनकम इलास्टिसिटी से तो अभी तक मैंने नहीं देखा। इफ़ आई सी आपको मैं डेफिनेटली बताऊंगी। तो केवल डिमांड लिख देने से आप मत सोचिए सिर्फ डिमांड क्या पढ़ के चले जाएंगे, नहीं, आपको इसमें ये सारी चीज़ें डिटर्मिनेंट्स, काइंड्स और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी आपको ये चीज़ें पढ़नी होगी। और उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी में भी आपको कितने टाइप्स हैं, ठीक है, कितने टाइप्स हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी होगी, ठीक। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में जैसे मैंने आपको अभी मैंने यूजी के बच्चों को भी समझाया है। तो इसमें क्या है कि आपका जो क्या कहते हैं, सीधी लाइन है, ठीक है, तो उसमें क्या इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी यहाँ पे आपका इन्फिनेटिव रहेगा, फिर ये घटते घटते यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो ऊपर में इन्फिनेटिव से लेके नीचे आते 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 तक एक सीधी लाइन के लिए जीरो हो जाता है। तो इस पे हर एक पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी है वो चेंज होती रहती है। अगर बच्चों में एक चीज़ आपको हमेशा बताना ये चाहूँगी कि आप जब भी एक एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक है, अगर मान लो कि आप पीजी के लिए जा रहे हैं, तो यूजी के सारे सिलेबस को कवर करिए, और जो 12th का जो सिलेबस है वो सारी चीज़ें भी ध्यान रखिए, क्योंकि ऐसा देखो इसमें दिया नहीं है कि यूटिलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये आपका अंडरस्टूड है कि आपको यूटिलिटी में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व पढ़ना है, ठीक है, यूटिलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या है। और जब यही आप देखोगे कि इसमें देखोगे, एक सेकेंड, हाँ अभी देखो मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूँ कि जब आप यूजी के बच्चों का देखेंगे सिलेबस, तो आप पाएंगे कि देखो इनमें बहुत अच्छे से लिखा है कि डिमांड में आपको क्या 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 बेसिकली पढ़ना है। यहाँ देखो कि मार्केट डिमांड क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड कर्व क्या है, मूवमेंट्स अलोंग शिफ्ट इन डिमांड क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी, परसेंटेज टोटल एक्सपेंडिचर ज्योमेट्रिक मेथड, मतलब ये सारी चीजें डिमांड कवर करता है, ठीक है। तो जब आप डिमांड के बारे में पढ़ोगे, ठीक है,
नहीं, विजिबल नहीं है क्या? आई थिंक, ओके, आई ट्राई। आई थिंक अब विजिबल हुआ, ठीक है। तो जब आप डिमांड के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, जब आप डिमांड के बारे में पढ़ रहे हो तो आप, ये सारी चीज़ें आपको पूरी तैयार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पीजी के लिए पढ़ने जा रहे हैं तो आप यूजी के सिलेबस को नहीं देखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे डिमांड पूछे चलो कुछ भी पढ़ के चले गए, नहीं, आपको उसमें क्या क्या सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है, ठीक है। उसके बाद तो हम अपने पीजी वाले बच्चों के सिलेबस पे आ जाए। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया डिमांड में क्या पढ़ना है, यूटिलिटी में क्या पढ़ना है। अब आता है आपका इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व पे भी पूरा पूरा लेक्चर मैंने आपको समझाया है उसमें कि इंडिफरेंस कर्व क्या है और उसकी विशेषता क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिफरेंस तटस्थता वक्र क्या है आपका, और दूसरी चीज़ें क्या है, दूसरी चीज़ क्या है कि हम इंडिफरेंस कर्व के साथ, इंडिफरेंस जो हमारा कर्व है उसके साथ हम देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या क्या, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है। और विशेषता के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि इंडिफरेंस कर्व अगर सपोज करो कि एक सीधी रेखा हो जाती है तो वो एक सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए होती है, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लो कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए जो इंडिफरेंस कर्व क्या है, गोल आकार का हो जाता है, ठीक है। तो आपको इस तरह से करके दे दिया जा सकता है कि अगर मान लो कि अगर सीधी रेखा है तो किस कॉमोडिटी के लिए है, और अगर गोल है तो किस कॉमोडिटी के लिए है। तो कहने का मतलब ये है कि ओके, तो आप इंडिफरेंस कर्व क्या है उसके साथ उसका क्या एजम्पशंस है, उसको पहले किसने दिया, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे मैथमेटिशियन थे ड्यूपिट ने इस कॉन्सेप्ट मतलब इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताया है, ठीक है। लेकिन फिर उसको आगे पैरेटो बताते हैं, फिर उसके बाद हिक्स एंड एलन जो है अच्छे से इसको समझा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपका इंडिफरेंस कर्व में आता है, ये सारी चीज़ें आप इसको जानते रहिए। और इसके छोटे छोटे ऐतिहासिक वर्णन से लेकर के फिर इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं कि जैसे इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को नहीं काटते हैं, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। फिर उसके बाद अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कन्वेक्स टू ओरिजिन है, कन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों है, ठीक है। उसकी जितनी भी विशेषताएं हैं वो विशेषताएं क्यों हैं एक्चुअल में, और अगर कुछ चीज़ें नहीं हैं तो क्यों नहीं है, क्या हो सकता है, हाँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है और आप जाइए उसको ज़रूर के ज़रूर से देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगी। फिर आता है आपका रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। अब इंडिफरेंस कर्व के बाद ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमको रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी पर आना पड़ा। तो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी किसने दिया था, सैमुअल्सन ने दिया था। कब दिया था, ठीक है, 1934 में दिया था। किस बुक में दिया था, उनके पर्टिकुलर उनके वो जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है इस नाम से दिया था, तो उसका क्या पर्टिकुलर नाम है, क्या ईयर है, ये सारी चीज़ें भी आप जानते रहिए। जैसे हिक्स एंड एलन की बुक आई, ठीक है, वैल्यू एंड कैपिटल है। तो जो जो आपके इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड जो थ्योरीज दी गई हैं, ठीक है, या किसी ने किसी चीज़ों में यूज़ किया है, तो उस बुक का नाम क्या है या फिर उस टॉपिक का नाम क्या है, उसको किस ईयर में दिया गया है, ये सारी चीज़ें भी आप बहुत ही गहराई से पढ़ते रहिए। रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में फिर मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग क्या है, वीक ऑर्डरिंग क्या है। वीक ऑर्डरिंग हिक्स एलन ने दिया है, और सॉरी हिक्स ने दिया है, और हमारा स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग जो है सैमुअल्सन बात करते हैं इस पे। तो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में भी बहुत सारे जो एजम्पशंस है, आपकी ट्रांजिटिविटी है, ठीक है, और भी जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप इन सभी चीज़ों में देखते रहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर आता है आपका यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस में भी दो तरीके का अप्रोच है, एक गणनावाचक है, कार्डिनल अप्रोच के भी थ्रू इसको समझाया गया है, और ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू भी समझाया गया है। तो जो कार्डिनल अप्रोच के थ्रू समझाया गया है, कार्डिनल अप्रोच के थ्रू, ठीक है, कार्डिनल अप्रोच के थ्रू बताया गया है, कार्डिनल
ठीक है, एंड ऑर्डिनल, ऑर्डिनल इसके थ्रू भी, मतलब इंडिफरेंस कर्व के थ्रू भी, और उसके बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है उसके थ्रू भी आपको हमने कंज्यूमर सरप्लस के उससे बताया है, तो वो सारी चीज़ें भी पढ़ते रहिए। ठीक है, पढ़िए। तो इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर थ्योरी एंड बिहेवियर में आपको डिमांड पढ़ना है। डिमांड में बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें वो मैंने आपको बताई। यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी में आपको किस तरह से मेज़र करना है, ऑर्डिनल अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच के क्या क्या क्रिटिसिज्म है, ऑर्डिनल अप्रोच के और कार्डिनल अप्रोच के क्या क्या क्रिटिसिज्म है, क्यों दिया गया, कब दिया, किसने दिया, क्यों दिया, कब किसने और क्यों, ये सारी चीज़ें टॉपिक वाइज करके अगर आप क्वेश्चंस आंसर करते रहे तो आपको चीज़ें रिमाइंड हो जाएंगी। इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्रों के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन किया। फिर रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ठीक है, और उसके बाद आपका आता है कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस में आप ऑर्डिनल और कार्डिनल अप्रोच के थ्रू पढ़ेंगे। फिर आता है आपका प्रोडक्शन थ्योरी। अब हम आपको बढ़ा रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्शन थ्योरी। प्रोडक्शन थ्योरी में प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन को जानने से पहले आप जानेंगे कि प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, एवरेज प्रोडक्ट क्या है, तब आप फिर उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन आप देखेंगे कि प्रोडक्शन फंक्शन में इनपुट क्या है, ठीक है, जो भी हम संसाधन का यूज़ कर रहे हैं वो क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि आउटपुट क्या है, ठीक है। तो सभी साधनों का प्रयोग करते हुए हम कुछ क्या करते हैं, कुछ उत्पादन करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम आउटपुट कह रहे हैं। उसके बाद हम उन संसाधन को किस जो भी हम क्या किए हैं कि उत्पादन किए, तो उसके लिए हमें कुछ आगत ज़रूरत होगी, कुछ इनपुट की यूजेस होगी, ठीक है। तो इनपुट में मैंने फिर आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस बताया, क्या क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। लैंड, लेबर, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि बच्चों की लैंड क्या है। लैंड केवल भूमि भूमि की ऊपरी सतह से नहीं है, जो भी समुद्र है या फिर जो खनिज पदार्थ है, आकाश है, वायु है, ये सारी चीज़ें लैंड, जो मतलब प्रकृति हमें निःशुल्क रूप से प्रदान करती है, उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, लैंड कह रहे हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ों का हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने आपको बताया है कि लेबर क्या है, ठीक है। लेबर मतलब केवल जो मजदूर है वो ही लेबर नहीं है। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं मानसिक रूप से श्रम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी कोई भी चीज़ों के बदले हम क्या कह रहे हैं कि एक इकोनॉमिक बिहेवियर कर रहे हैं, उसके पहले बदले में आप हमको पैसे दे रहे हैं और हम अपने सेवा के बदले में पैसे ले भी रहे हैं, ठीक है। तो आय कुछ जनरेशन कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी कि हमारा जो श्रम कर रहा है, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, ठीक है, वो कोई एंटरटेनमेंट के लिए पर्पस से नहीं कर रहा है, वो कमाने की दृष्टि से कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम तब लेबर में शामिल करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल है। पूंजी मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है, पूंजी हो सकता है कि हमने कोई हमारी पूंजी पूंजी का मतलब सिर्फ पैसों से भी नहीं है। पूंजी का मतलब क्या है कि जो जैसे मशीनें हैं वो भी हमारे कैपिटल के अंतर्गत ही आएंगे। फिर उसका अलग अलग डिवीज़न है, उतना आपको डिटेल में इसमें तो नहीं जाना है, बस आप जानें कि कैपिटल क्या है, एंटरप्रेन्योर क्या है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर क्या है कि ये लैंड, लेबर, कैपिटल को मिला करके वो एकदम वो रिस्क लेता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो संगठन। तो इस तरह से करके मैंने आपको बताया है कि इनपुट्स क्या क्या है। उसके बाद क्या है, ओके, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड रिटर्न्स टू स्केल। बच्चों जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जब लॉ ऑफ रिटर्न्स हम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स पढ़ते हैं, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो मैं आपको बता के यहाँ पे क्लियर करती चलूँगी कि जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, वेरिएबल प्रोपोर्शन ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, और रिटर्न्स टू इसके लिए आपका लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए है, ठीक है। ये आपका लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। जब हम एक शॉर्ट टर्म पीरियड मतलब हम अल्पकालीन समय के लिए बात करते हैं, तो हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करते हैं। जब हम दीर्घकाल की बात करते हैं तो हम रिटर्न्स टू स्केल की बात करते हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देखो यहाँ पे है वेरिएबल और यहाँ पे प्रोपोर्शन। वेरिएबल मतलब जो कि चेंज होता रहता है, हाँ। प्रोपोर्शन मतलब अनुपात।
तो मतलब क्या है कि अगर मान लो कि कुछ हमारी फिक्स्ड इनपुट होती है और कुछ हमारी वेरिएबल इनपुट होती है, ठीक है। जैसे फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मैंने आपको दे दिया लैंड, ठीक है, लैंड ले लिया, कैपिटल ले लिया, ये सारी चीज़ें फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड वो फिक्स्ड रहती हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हम कोई उत्पादन करना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री हम लगा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम मान लो कि एक जगह कोचिंग क्लासेस ही हमको सपोज करो खोलनी है, तो शॉर्ट टर्म पीरियड में हम कोई मान लो कि हमने किराए मकान ले लिया और उस पे हमने अपनी जो कोचिंग क्लासेस है वो स्टार्ट कर दी, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म पीरियड होगा। तो शॉर्ट टर्म पीरियड में आप क्या करेंगे कि कुछ चीज़ें वेरीज कर सकते हैं। वेरीज मतलब आप टीचर्स चेंजेस कर सकते हैं, या टीचर आ रहे हैं वो, तो श्रम एक प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप केवल क्या करते हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग तो तुरंत नहीं बनवा सकते, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए फिक्स्ड रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम फिक्स्ड इनपुट के साथ कुछ हम जो वेरिएबल इनपुट है, फैक्टर्स है, वेरिएबल फैक्टर्स है, उसको मिक्स, उसके जो अनुपात रहता है वो क्या होता है कि आपका यहाँ पे जो वेरिएबल प्रोपोर्शन है उसमें शॉर्ट टर्म पीरियड में जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है वो चेंज होता है, ठीक है, वो हमारा चेंज होता है। मतलब उसका जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन मतलब अनुपात, किसका अनुपात, फिक्स्ड इनपुट का वेरिएबल इनपुट के साथ जो अनुपात है वो हमारा चेंज होता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपका शॉर्ट टर्म पीरियड में। फिर मैंने इसमें आपको बताया कि शॉर्ट टर्म पीरियड में जैसे कि अगर आप अन्य साधन को फिक्स्ड रखते हुए अगर आप किसी एक साधन में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाते हैं तो क्या होता है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी एक बार तो बढ़ती है, ठीक है, इंक्रीज होती है, फिर उसके बाद वो डिमिनिशिंग होने लगती है, ठीक है। तो इस तरह से करके आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, एक आपका टीयू देखना है, एमयू देखना है, और अरे सॉरी टीयू एमयू तो इसमें होगा, इसमें आपका हो जाएगा आपका टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, और यहाँ पे आपका होगा एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने आपको आपको लेक्चर्स में बताया है। और ये सारी चीज़ें जो टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट है, ये सारी चीज़ें आपको ग्राफिकल मेथड के साथ साथ आपको टैबुलर मेथड दोनों ही देखना है। मतलब आपका ये जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये जो आपका यहाँ से ऐसे ग्राफ बनता है, उस ग्राफ के साथ साथ आपको क्या है कि आपको जो टैबुलर मेथड है, टैबुलर मतलब कि जो हमने आपको टेबल के थ्रू कोई लेकर के आपको समझाया है कि अगर मान लो कि श्रम की एक इकाई हम लगा रहे हैं तो मेरा टोटल प्रोडक्ट इतना है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना होगा, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है कि चेंज इन टोटल प्रोडक्ट बताता है, और जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट है उसमें टोटल प्रोडक्ट से अगर हम फैक्टर्स ऑफ जो वेरीज कर रहा है, वेरिएबल फैक्टर्स है, उसके यूनिट से भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमको एवरेज प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें आपको पढ़नी है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपको बेसिकली जो टीपी, एमपी और एपी, ठीक है, इसमें इसका पूरा रिलेशनशिप पढ़ना है, और ये सारी चीज़ें होती क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक। फिर आता है आपका रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या है, ये हमने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म पीरियड में सारी जितने भी फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो फिक्स्ड इनपुट हो आपके, चाहे आपके फिक्स्ड इनपुट हो, चाहे जो वेरिएबल वेरिएबल इनपुट हो, वो सारी चीज़ें क्या होती है कि सभी चेंजेस हो जाती है। चाहे श्रम को भी आप चेंज कर सकते हो, एक नया मकान भी ले सकते हो, नया मकान बनवा भी सकते हो, नया मशीन भी ले सकते हो, ठीक है। तो रिटर्न्स टू स्केल, स्केल का मतलब होता है पैमाना, ठीक है, पैमाना मतलब हम जिस पैमाने पर जिस स्केल पे हम उत्पादन कर रहे हैं वो स्केल को हम चेंज कर सकते हैं, वो स्केल हम और भी विस्तार कर सकते हैं, ठीक है, अपने इंडस्ट्री का, अपने फॉर्म का। तो रिटर्न्स टू स्केल में बेसिकली आपको दीर्घकाल में इस चीज़ों को पढ़ना है। मतलब ये जो रिटर्न्स टू स्केल है वो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, और जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होगा। इसमें टीपी, एमपी और एपी का हम रिलेशनशिप देखते हैं, और उस रिलेशनशिप में भी मैंने आपको
बहुत अच्छे से समझा है कि ये जो इसके 3 स्टेजेस है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज में क्या होता है और थर्ड स्टेज में क्या हो, जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है, ये सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या है कि हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है, एमपी भी बढ़ता है और एपी भी बढ़ता है। और एपी जो होता है कि मैंने आपको बताया कि जो एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता है, जो फर्स्ट स्टेज है उसको हम क्या कहते हैं कि स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग एवरेज प्रोडक्ट हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें जो एपी है वो बढ़ता हुआ होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज में ही एमपी हमारा बढ़ता है, उसके बाद मैक्सिमम होता है, उसके बाद वो घटना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी याद रखिएगा। मैंने कुछ वीडियोस में देख रही थी यूट्यूब पे, तो उसमें वो बताया कि फर्स्ट स्टेज में एमपी भी बढ़ रहा है, एपी भी बढ़ रहा है, टीपी भी बढ़ रहा है, और फिर जब वो घटना शुरू हो जा रहा है एमपी, तो वो सेकेंड स्टेज दे देते हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में फर्स्ट स्टेज में हमारा एमपी बढ़ता भी है, मैक्सिमम भी होता है, और एमपी ही घटने लगता है। ठीक है, स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो एपी है वो बढ़ता ही रहता है, एवरेज प्रोडक्ट। और जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, क्यों ऐसा होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत ही डिटेल में लेक्चर्स में बताई है। सिंस अभी हम सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं तो अभी यहाँ पे तो नहीं बता सकते, आप लेक्चर्स को देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। तीनों स्टेजेस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद रिटर्न्स टू स्केल क्या है। ठीक है, इसमें कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। अब कॉस्ट फंक्शन क्या है, टाइप्स एंड कॉन्सेप्ट्स क्या है। कॉस्ट फंक्शन में आपको ये बताया जाएगा कि कॉस्ट फंक्शन में देखो बच्चों, आपको बताया कि कॉस्ट होता क्या है। ठीक है, कॉस्ट में भी आपके कई प्रकार हैं, जैसे कि आपको मान लो कि आ जाएगा आपको मनी कॉस्ट। ठीक है, मनी कॉस्ट हो गया, उसके बाद आपका फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, वेरिएबल कॉस्ट हो गया, उसके बाद आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, रियल कॉस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है आपका टीसी, एमसी और एसी। तो बहुत सारी चीज़ें कॉस्ट फंक्शन में। सबसे पहले हम कॉस्ट को जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि कॉस्ट फंक्शन क्या है। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन क्या है कि जो भी हमारा जो भी हम आउटपुट का उत्पादन, जो भी हम आउटपुट होता है, जो भी उत्पादन होता है, तो किसी वस्तु कीमत पे, ठीक है, किसी हम दिए गए जो कीमत होती है, अगर हम प्रोडक्शन करना चाहें तो हमको बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो है कॉस्ट। भाई हम कोई भी चीज़ का उत्पादन तभी करेंगे ना कि जब हम उसके कॉस्ट को देख लें कि इसमें कितना हमको कॉस्ट लगेगा। भाई प्रॉफिट तो इम्पोर्टेंट है कि भाई हम कभी भी कोई भी, आप छोटा सा अपने दिमाग में सोचो कि हम मान लो कि कोई भी एक काम करने जा रहे हैं, सपोज करो कि हम पढ़ाने ही जा रहे हैं, तो हम पहले ये सारी चीज़ें देखेंगे ना कि हमको इसमें कॉस्ट कितना लगेगा, आने जाने का खर्च कितना लगेगा, या मेरा टाइम कितना लगेगा। ठीक है, या क्या क्या चीज़ें हमको बियर करनी होगी। और दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं कि हमें क्या क्या इसको बेनिफिट होगा। ठीक है, कितना मेरा खर्च आएगा और मुझे कितना बेनिफिट होगा। केवल मनी टर्म्स में ही नहीं देखेंगे हम, और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो जो कॉस्ट फंक्शन है वो बेसिकली आपको कॉस्ट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। ठीक, तो कॉस्ट फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद टाइप्स क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है। ठीक है, इसी में आपको क्या क्या देखना है। तो टाइप्स में आपको बताएंगे हम कि मनी कॉस्ट क्या है। ठीक है, मनी कॉस्ट क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, इम्प्लिसिट क्या है। ठीक है, एक्सप्लिसिट क्या कॉस्ट क्या है, स्पष्ट लागतें क्या है, अस्पष्ट लागतें क्या है। उसके बाद क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। ठीक है, अवसर लागत क्या है, वास्तविक लागत क्या है। ये सारी बच्चों देखो इसमें यहाँ लिखा नहीं है कुछ भी, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। छोटी छोटी टर्म्स है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस सब पे पूछे जाते हैं, तो सोचा जाता है ये कहाँ से है। नहीं, तो आपको नहीं भी मिले तो आप गूगल से सर्च करिए, यूट्यूब से सर्च करिए, टॉपिक वाइज सर्च के, बट जितने भी चीज़ें हैं आप उसको पढ़िए। ठीक है, फिर उसके बाद आपका कॉस्ट फंक्शन में कॉस्ट में ही फिर आपको हम बताएंगे आपको कि एवरेज कॉस्ट क्या है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, उसके बाद आपका मार्जिनल कॉस्ट क्या है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ एसी और एमसी में बाप रे, ये तो हमेशा ही रिलेशनशिप पूछता है। ठीक है, इसे गोल के पी जाओ, जब तक आप पढ़ोगे
नेट एग्जाम तक भी पूछेगा, जेआरएफ नेट आप देने चाहोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर देने चाहोगे, वो उसमें भी पूछेगा, और जब पढ़ाने चाहोगे तो काम ही है। तो एवरेज कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। टीसी टीवीसी, और फिर टोटल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप है, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अच्छा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में अभी मुझे एक चीज़ याद आई कि इसमें जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, वो सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिटर्न्स टू स्केल में, ठीक है, रिटर्न्स टू स्केल में क्या है कि दीर्घकाल में हमें कुछ बचत भी तो प्राप्त होगी, तो उसमें हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज मिलती है, इंटरनल इकोनॉमीज मिलती है, तो ये सारी जो इकोनॉमीज है वो सारी चीज़ें, इकोनॉमीज मतलब बचत, ठीक है, उसको हम बचत कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपको पढ़ना है, और हमने आपको पढ़ाया भी है। आप प्लीज़ जाइए और सिलेबस देखिए। इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि पढ़ने से पहले सिलेबस पढ़ो, क्या क्या पढ़ना है, और पढ़ने के बाद पढ़ो कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है और क्या क्या इसमें छूटा है अभी, और हमको और क्या पढ़ना है, इंक्लूड करना है, ठीक है। तो और चलिए, कॉस्ट फंक्शन के बाद हमने फिर इसमें देखा टाइप्स क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, ठीक। फिर आता है आपका प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन मार्केट। अब इसमें हम देखेंगे, अब देखो इसमें मार्केट क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे टाइम फ्रेम क्या है। टाइम फ्रेम क्या है कि अति अल्पकालीन होता है, वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, शॉर्ट पीरियड होता है, लॉन्ग टर्म पीरियड होता है, वेरी लॉन्ग टर्म पीरियड होता है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो मार्केट है वो एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लो कि सब्जी मार्केट है, ठीक है, सब्जी मार्केट या मछली मार्केट है, ये सभी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, या दूध का मार्केट है, तो जो रॉ फॉर्म में ये सारी चीज़ें मिलती है जो एक दो दिन में ख़राब हो जाती हैं, तो उनका जो मार्केट होता है बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड का होता है, ठीक है, वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड का होता है। और हमारा जो ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे पहले तो टाइम को देखेंगे, उसके बाद हम फिर टाइप्स को देखेंगे, ठीक है, प्रॉफिट क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा टोटल रेवेन्यू क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारा मार्केट में, फिर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मार्केट क्या है, परफेक्ट मार्केट क्या है, ओलिगोपोली मार्केट क्या है, डिओपोली मार्केट क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, उसके बाद हम इसमें कॉम्पिटिशन्स के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद इसमें आया है कि परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मोनोपोलिस्टिक। अब बच्चों देखो कि इसमें हम पहले टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे टाइम के आधार पे, फिर उसके बाद कंपटीशन के आधार पे। तो बेसिकली ये जो मार्केट का ये जो कंपटीशन है ना, ये कंपटीशन प्रतियोगिता के आधार पे जो बाजार का प्रकार है ये बताता है, ठीक है। और हम समय के अनुसार भी देखेंगे, क्योंकि उसमें क्या है कि क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं, और फिर आपको लगता है कि हम तो सिलेबस में था ही नहीं। सिलेबस में हर एक चीज़ बहुत अच्छे से मेंशन नहीं है, आपको सिर्फ एक बेसिक चीज़ें दे दी गई है कि आपको ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर आपका क्या आता है, द्विपॉली मतलब द्वयाधिकार, ओलिगोपॉली अल्पाधिकार मॉडल्स क्या है, जनरल इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है, इसमें जनरल इक्विलिब्रियम आएगा, आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम आएगा, ये सारी चीज़ें हैं। इफिशियंसी एंड वेलफेयर इक्विलिब्रियम, इसमें आपको पैरेटो इफिशियंसी हम आपको बताएंगे, इफिशियंसी, प्योर एक्सचेंज एंड प्रोडक्शन, ओवरऑल इफिशियंसी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड एक्सटर्नैलिटी, बाह्यता क्या है, ये इससे भी बहुत सारे आता है। उसमें आपका सोशल कॉस्ट क्या है, ठीक है, या सोशल बेनिफिट क्या है, एक्सटर्नैलिटी क्या है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़नी है, और आई होप आपको बहुत अच्छे से सिलेबस समझ में आया होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अगर इसमें कोई भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ डू कमेंट, वी आर ऑल हियर फॉर योर हेल्प, ठीक है। और इसके जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसके सिलेबस आपको बाद में डिस्कशन किए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में चीज़ें आई हो, और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आप अपने मनपसंद की यूनिवर्सिटी में एक सीट लेके आएँ, और हमें कमेंट करके बताएं कि हमने आपके सक्सेस में कितना योगदान दिया।
थैंक्स फॉर वॉचिंग विरासत एकेडमी।